नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्राइस बाहर के फैक्टर से चेंज होती है, यानी जो भी शेयर का प्राइस ऊपर या फिर नीचे जाता है वो बाहर के फैक्टर से ऊपर नीचे होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम देखने वाले समटाइम्स द कंपनी इटसेल्फ टेक्स सच स्टेप्स विच इंक्रीज द प्राइस। इसका मतलब है कि कभी कभी कंपनी खुद कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जिससे उस कंपनी के शेयर कंटिन्यूसली ऊपर या फिर नीचे चेंज होते रहते हैं। यानी इसका मतलब है कि जो कंपनी है ना, वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेती है जो डायरेक्टली उन कंपनी के शेयर्स पर इम्पैक्ट होता है। हम वो डिसीजन देखने वाले जो डायरेक्टली शेयर्स पर इम्पैक्ट होता है। फर्स्ट है डिविडेंड, सेकेंड है शेयर बायबैक, थर्ड है स्टॉक स्प्लिट, फोर है बोनस शेयर्स, फिफ्थ है मर्जर एंड एक्विजिशन, सिक्स है न्यू प्रोजेक्ट एंड एक्सपेंशन प्लान्स, सेवन है डेप्ट रिडक्शन एंड रिस्ट्रक्चरिंग, एट है शेयर बायबैक अनाउंसमेंट एज अ सिग्नल, नाइन है मैनेजमेंट चेंज। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से कंपनी डिसीजन लेती है और कंपनी के स्टॉक ऊपर नीचे जाते हैं। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट स्टेप है डिविडेंड। मान लीजिए वेदांता जैसे कंपनी के आप एक शेयर खरीदते हो या फिर 100 शेयर खरीदते हो, तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हो, यानी आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। वेदांता जैसे कंपनी को अगर प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी क्या करती है, जब उनको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपनी कंपनी में री इन्वेस्ट करती है, कंपनी को ग्रो करने के लिए। और जो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा है वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांटती है। जब आप किसी भी कंपनी के एक शेयर खरीदो या 100 शेयर खरीदो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो। और ये जो डिविडेंड है ना, कंपनी डिसाइड करती है कि कितना देना है और मैनेजमेंट अनाउंसमेंट करती है कि पर शेयर डिविडेंड कितना देना है और साल में कितना डिविडेंड देना है। तो मान लीजिए वेदांता कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया और आपके पास उस कंपनी के 100 शेयर है, 100 × 10, तो ये 1000 है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होता है जो शेयर होल्डर होते हैं। जब कोई कंपनी रेगुलर और हाई डिविडेंड देती है, इन्वेस्टर उसमें ट्रस्ट करते हैं। और जब इस तरह का अनाउंसमेंट होता है तो जो रिटेल इन्वेस्टर है या फिर जो बड़े इन्वेस्टर है वो भी है ना, इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है, क्योंकि जो बायर होता है ना वो किसी भी लेवल पर खरीदने को तैयार होता है और इस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर कोल इंडिया, आईटीसी, ये दोनों हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। लोग उन्हें सेफ और रिलायबल मानकर बाइंग करते हैं और जिस वजह से उस कंपनी का प्राइस स्टेबल रहता है या ग्रोविंग होते रहता है। अगर आपको डाउट है तो आप उसका हिस्टोरिकल चार्ट देख सकते हो, जिस दिन उसने डिविडेंड दिया है या डिविडेंड देने का जो डेट अनाउंस किया ना उसके पहले या उसके बाद किस तरह से डिमांड क्रिएट होती है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। कुछ कंपनी जैसे आईटीसी, कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, इस तरह की कंपनी ना बहुत ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो जिस वजह से इनको प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांट देती है, क्योंकि उनके पास एक्सपांशन के लिए जगह बची ही नहीं है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जैसी डीमार्ट, एशियन पेंट, कंपनियां बड़ी है, लेकिन ये जब इनको प्रॉफिट होता है ना, ये प्रॉफिट अपने पास वापस रखती है और बिजनेस में लगाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने ही बिजनेस से इन्वेस्टर को डिविडेंड के कंपैरिजन में ज्यादा रिटर्न दे सकती है। यानी डिविडेंड देना मतलब मुझे अब ग्रोथ के लिए पैसा नहीं चाहिए, और डिविडेंड ना देने का मतलब मैं अभी भी ग्रो कर सकती हूँ। आपको ये समझना होगा, दोनों केसेस में इन्वेस्टर के लिए फायदा है, बस पर्सपेक्टिव अलग है। सेकेंड स्टेप है शेयर बायबैक। देखिए, बायबैक एक और पावरफुल टूल है। कंपनी खुद मार्केट से अपने शेयर वापस खरीदती है। जो भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और प्रॉफिटेबल कंपनी है, जैसे कि रिलायंस जैसी कंपनी, मान लीजिए रिलायंस का जो प्रमोटर है, ओके, उसके पास 51% कंपनी की होल्डिंग है, ओके। तो लेकिन
उनको लगता है कि 51% होल्डिंग कम है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने शेयर या फिर ये एक न्यूज़ अनाउंस करते हैं कि हम शेयर बायबैक करेंगे। जब कंपनी बायबैक करती है तो उस कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर कम हो जाते हैं, जिस वजह से सप्लाई कम हो जाता है और जिस वजह से उन कंपनी के स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है, और डिमांड क्रिएट होती है तो उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। प्लस मार्केट को मैसेज जाता है कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा कैश है और अपने शेयर पर कॉन्फिडेंस है। देखिए, कंपनी को किस तरह से रन करना है, कंपनी किसके हाथ में है और वो किस तरह से डिसीजन लेगी, ये सारी चीज़ें हैं ना, प्रमोटर को पता होता है, क्योंकि वो कई सालों से बिजनेस रन कर रहा है और प्रॉफिटेबल कंपनी चला रहा है। जिस वजह से जो छोटे-मोटे इन्वेस्टर या बड़े इन्वेस्टर हैं ना, इस तरह की अनाउंसमेंट को देखकर उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने की वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर टीसीएस कंपनी 2023 में 18,000 करोड़ का बायबैक अनाउंसमेंट किया था, जिस वजह से इन्वेस्टर ने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और इन्वेस्ट करने की वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया, यानी उस स्टॉक में एक स्पाइक आया, क्योंकि ये जो न्यूज़ थी ना बायबैक का, वो इन्वेस्टर को पॉजिटिव सिग्नल गया, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर गया। उसी तरह ये जो औरोबिंदो फार्मा है ना, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, इसने जुलाई 30 2024 में 750 करोड़ का बायबैक किया था। तो कई कंपनियां बायबैक करती है, लेकिन आपको देखना होगा कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और प्रॉफिटेबल है या नहीं। देखिए, बायबैक सब कंपनी नहीं करती है। बायबैक करने के लिए कंपनी के पास एक्सेस कैश होना चाहिए। कुछ कंपनी के पास उतना पैसा नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर इन्फी, टीसीएस, ये अपने आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है, तो इनके पास बहुत बड़ा कैश होता है, इसलिए वो हर 1 या 2 साल में बायबैक अनाउंस करते हैं और बायबैक करते हैं। पर जोमेटो, पेटीएम या डिलीवरी जैसे कंपनी अब तक प्रॉफिट में नहीं है। अभी जो जोमेटो है ना, ये अभी अभी प्रॉफिट में आई है, लेकिन इस तरह की कंपनी इनके पास बायबैक करने का स्कोप ही नहीं है। अगर कोई कंपनी लॉस में है तो बायबैक करना फाइनेंशियली रिस्की हो सकता है, इसीलिए शेयर होल्डर को टेम्पररी हैप्पीनेस मिलता है, पर कंपनी की हेल्थ खराब होती है। थर्ड स्टेप है स्टॉक स्प्लिट। देखिए, रिलायंस जैसी कंपनी स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है ना, अगर आप एक बिगनर हो तो स्टॉक स्प्लिट का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक स्प्लिट जो भी कंपनी अनाउंस करती है, इसका मतलब है कि एक शेयर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना, यानी सिंपल वर्ड में कहूँ तो एक शेयर को कंपनी छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती है। तो देखिए, जब आपके पास उस कंपनी की एक शेयर है, तो वो कंपनी है ना, स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है ना, तो क्या होता है, एक शेयर 1,000 रुपये का है। मान लीजिए उस कंपनी का शेयर या रिलायंस का एक शेयर आपके पास 1000 के प्राइस पर है, और उस कंपनी ने अनाउंस किया कि हमें एक शेयर के बदले 10 शेयर बनाने हैं। तो क्या होगा, अगर आपके पास एक शेयर है तो आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे, और जो आपकी शेयर प्राइस थी, एक शेयर की प्राइस यानी 1000, तो वो हो जाएगी आप 100 रुपये। लेकिन जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट की थी वो उतनी ही रहेगी, बस आपके पास पहले जो एक शेयर था, आप वो 10 शेयर हो जाएंगे। और जब इस तरह का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करती है कंपनी, तो उस कंपनी की टोटल वैल्यू सेम रहती है, पर शेयर प्राइस कम होता है और रिटेल इन्वेस्टर के लिए अफोर्डेबल हो जाता है। कोई कंपनी का शेयर का प्राइस 10,000 है, ये फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन आप अफोर्डेबल नहीं कर सकते क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस नहीं है। तो इसीलिए कंपनी इस तरह के डिसीजन लेती है, जिस वजह से इन्वेस्टर हमारे कंपनी में इंटरेस्ट दिखाए और हमारे कंपनी के स्टॉक खरीदे, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। और प्राइस छोटे टर्म में थोड़ा ऊपर जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एमआरएफ का शेयर है,
1.5 लाख के आसपास का शेयर है। तो ये एक्सपेंसिव स्टॉक है, लेकिन ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग कंपनी है। अगर ये फ्यूचर में स्प्लिट हो जाता है, तो ये स्टॉक में लोग इन्वेस्ट करेंगे, यानी खरीदेंगे खरीदेंगे ना, जिस वजह से इस पे इम्पैक्ट होगा उसका स्टॉक का प्राइस, जो शॉर्ट टर्म में अपसाइड मूवमेंट देगा। जैसे एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक ने जब स्प्लिट किया था ना, उसमें ना ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, जिस वजह से उस स्टॉक को स्प्लिट किया ना, तो उसमें ये जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, वो बढ़ चुकी थी। तो हमें देखना होता है कि स्टॉक स्प्लिट का इम्पैक्ट किस तरह से स्टॉक पर हो रहा है। तो आप अपने ट्रेडिंग व्यू या फिर जो भी ब्रोकर ऐप है उस पर जाकर हिस्टोरिकल चार्ट देखो कि कब स्टॉक स्प्लिट हुआ और उस स्टॉक ने किस तरह से मूवमेंट दी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। हर कंपनी स्टॉक स्प्लिट नहीं करती है, और हर कंपनी को जरूरत नहीं होती स्टॉक स्प्लिट करना। स्टॉक स्प्लिट एक कॉस्मेटिक चेंज होती है, जहां किसी भी कंपनी के शेयर का प्राइस छोटा दिखता है, लेकिन उस कंपनी की टोटल वैल्यू सेम रहती है। हर कंपनी स्प्लिट नहीं करती है क्योंकि सबको अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कुछ कंपनीज इंटेंशनली शेयर प्राइस हाई रखती है ताकि सीरियस इन्वेस्टर आए, ना कि स्पेकुलेटिव ट्रेडर आए। एग्जाम्पल के तौर पर एमआरएफ का एक शेयर का प्राइस है 1,57,850 रुपये। ओके, लेकिन लोग बोलते हैं कि इस कंपनी का शेयर है ना, स्प्लिट करो क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रांग है। और एमआरएफ का जो मैनेजमेंट है ना, उसका कहना है हम क्वालिटी इन्वेस्टर चाहते हैं, ना कि क्वांटिटी। इसीलिए वो अभी तक उस स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया है। इसी वजह से हमारे देश का सबसे महंगा स्टॉक एमआरएफ माना जाता है। फोर्थ स्टेप है बोनस शेयर। जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो, आप उस कंपनी के एक शेयर खरीदो या 100 शेयर खरीदो, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर डिपेंड करता है कि उस कंपनी के शेयर कितने आएंगे। तो जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो और आप उस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो उस कंपनी ने अगर बोनस शेयर डिक्लेयर किया तो आपको वो कंपनी फ्री शेयर देती है, अगर आपके पास उस कंपनी के शेयर है तो। और ये जो बोनस शेयर है ना, वो कंपनी का मैनेजमेंट अनाउंस करता है और वही डिसाइड करते हैं कि कितना शेयर देना है। अगर कंपनी ने 1:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया है या फिर 1:2 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया है, तो आपको उतने ही शेयर मिलेंगे। मान लीजिए 1:1 का मतलब होता है, मान लीजिए अगर आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है तो कंपनी आपको 1 शेयर देंगी, टोटल मिलाकर 2 हो जाएंगे। लेकिन 1:2 का बोनस शेयर डिक्लेयर किया है, इसका मतलब है अगर आपके पास कंपनी का एक शेयर है तो आपको कंपनी 2 शेयर फ्री में देगी और टोटल शेयर हो जाएंगे 3। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 3,200 पर चल रहा था तब खरीदा, वो भी उस कंपनी के 100 शेयर, और उस कंपनी ने हाल ही में बोनस शेयर डिक्लेयर किया, तो इसका मतलब है आपने 100 शेयर 3,200 के प्राइस पर खरीदा और आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी 3,20,000। लेकिन बोनस शेयर जब डिक्लेयर होता है 1:1 के हिसाब से, आपके शेयर अगर आपके पास 100 है तो टोटल आपके 200 शेयर हो जाएंगे, आपके डीमेट अकाउंट में इतना ही दिखेंगे और आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो उतनी ही रहेगी जितनी आपने किया था। लेकिन आपके पास शेयर बढ़ जाएंगे और जो शेयर की मार्केट वैल्यू है, यानी उस कंपनी की मार्केट वैल्यू है ना, वो सेम रहती है। लेकिन जब बोनस देती है ना कोई भी कंपनी, उसका प्राइस एडजस्ट होता है। मान लीजिए आपने 3,200 पर उस स्टॉक को खरीदा है, लेकिन जब बोनस डिक्लेयर होता है और आपको बोनस मिल जाता है, आपके डीमेट अकाउंट में जब वो 200 शेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस हाफ हो जाएगा, यानी एडजस्ट हो जाता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिग्नल देता है कि कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, हेल्दी है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर है, छोटे मोटे इन्वेस्टर, वो इस तरह की स्टॉक में ना बाइंग की पोजीशन बनाते हैं और उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर विप्रो विप्रो या इन्फोसिस जैसी कंपनी है ना, ये रेगुलर बोनस देने वाली कंपनियां रही है और उन्होंने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर को हैंडसम रिटर्न दिया है। यहाँ आपको कॉर्पोरेट एक्शन दिखाई दे रहा है, बोनस देखिए 3 दिसंबर 2024 में विप्रो ने दिया है। ये एनएससी के वेबसाइट पर आपको दिखाई देगा। उसी तरह रिलायंस ने भी कॉर्पोरेट एक्शन 2024 में दिया था और उस स्टॉक का प्राइस पहले 3,000 के आसपास चल रहा था। लेकिन अगर आप अभी चार्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि
वो 1450 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आपको ये देखना होगा उस चार्ट पर जाकर कि हिस्टोरिकल चार्ट देखकर आपको पता चलेगा कि जब उसने बोनस शेयर डिक्लेयर किया था, उस कंपनी ने बोनस शेयर डिक्लेयर किया था, उस समय उस स्टॉक ने किस तरह से मूवमेंट दिया, अपसाइड या डाउनसाइड, उसने किस तरह से इम्पैक्ट किया। कंपनी हर बार बोनस शेयर देगी ये नेसेसरी नहीं होता है। बोनस शेयर देना एक सिंबॉलिक गेस्चर है। कंपनी अपने रिजर्व से न्यू शेयर इशू करती है, लेकिन हर कंपनी को ये करना जरूरी नहीं होता है और ऐसा कोई लॉ नहीं है। अगर कंपनी ग्रोथ फेज में है तो वो रिजर्व को, यानी जब कंपनी को प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रखती है और वो री इन्वेस्ट करती है। यानी जो कंपनी का रिजर्व है ना, उसको R&D, मार्केटिंग या कैपेसिटी एक्सपांशन के लिए यूज करती है वो रिजर्व को, बोनस देने के बजाय। एग्जाम्पल, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनी है ना, उन्होंने कई बार बोनस शेयर दिया है। पर जो HDFC बैंक, आपने नाम सुना होगा, आपका शायद उसमें अकाउंट हो सकता है, तो वो कंपनी रेयरली इस तरह से बोनस शेयर डिक्लेयर करती है, क्योंकि उनका फोकस बिजनेस ग्रोथ पे ज़्यादा होता है। स्टेप है मर्जर एंड एक्विजिशन। देखिए, जो कंपनी है ना बड़ी बड़ी, वो कभी कभी किसी और कंपनी को एक्वायर करती है या फिर उसके साथ मर्ज होती है। लेकिन जब एक प्रॉफिटेबल कंपनी दूसरी प्रॉफिटेबल कंपनी को एक्वायर करती है या फिर उसके साथ मर्ज होती है, तो मार्केट में एक सेंटीमेंट जाता है, वो है पॉजिटिव सिग्नल। तो इन्वेस्टर को लगता है दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और दोनों प्रॉफिटेबल है, तो हो सकता है फ्यूचर में इसकी ग्रोथ अच्छे से हो सकती है। तो इन्वेस्टर को लगता है कि इस स्टॉक में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, जिस वजह से उस कंपनी के स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाता है। देखिए, 2007 में रिलायंस ने इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मर्ज किया था अपने साथ। उसी तरह इंडस टावर ने भारतीय इंफ्राटेल के साथ मर्ज हुई थी, तो जिस वजह से इन कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली भागते गया। एग्जाम्पल के तौर पर जो HDFC बैंक है, और आपने HDFC और HDFC बैंक का दोनों नाम सुना होगा, तो इन्होंने मर्जर का अनाउंसमेंट किया, जिस वजह से इस कंपनी के शेयर में एक डिमांड क्रिएट हुई और उस स्टॉक में एक रैली दिखाई दी, क्योंकि इन्वेस्टर ने एक्सपेक्ट किया कि कंबाइंड बिजनेस और पावरफुल होगा। क्योंकि देखिए, HDFC बैंक और HDFC दोनों फंडामेंटली स्ट्रांग थे और दोनों प्रॉफिटेबल बिजनेस थे, तो लोगों को लगा या इन्वेस्टर को लगा कि इसका फ्यूचर में ग्रोथ बहुत अच्छा होगा और ये एक पावरफुल बिजनेस है, जिस वजह से फ्यूचर में कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली भागते रहेगा। लेकिन कोई भी कंपनी किसी भी कंपनी को एक्वायर करती है, तो एक्वायर करना ये रिस्की है या एक्सपेंसिव लगे आपको, तो चांसेस है उस कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली गिर भी सकता है। क्योंकि आपको सोचना होगा कि दोनों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और अभी मार्केट किस तरह से इन्वेस्टर उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपको डिसाइड करना होगा। क्योंकि हर समय सिचुएशन अलग होती है, मार्केट में इमोशन फियर हर समय अलग होता है, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो आप अपने रिस्क को चेक कर कर ही डिसीजन लेना चाहिए। एक स्टेप, न्यू प्रोजेक्ट और एक्सपेंशन प्लान, जिस वजह से कंपनी के स्टॉक पर इम्पैक्ट होता है। देखिए, जब कोई कंपनी नया प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जैसे रिलायंस कंपनी ने अनाउंस किया था बिजनेस एक्सपांड, जो जियो प्रोडक्ट लॉन्च, और टाटा मोटर ने ईवी वेंचर, तो लोग उसके ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं। इस तरह की जो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और वो प्रॉफिटेबल है और उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो जो बड़े इन्वेस्टर है ना, वो इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है, जिस वजह से उस कंपनी का स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उस कंपनी का स्टॉक का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर जो भी कंपनी नए प्रोजेक्ट लाते हैं, वो प्रोजेक्ट अगर फेल हो जाता है, तो चांसेस है जो इन्वेस्टर है उस स्टॉक से निकल जाते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में नेगेटिव इंपैक्ट होता है और उस स्टॉक में सप्लाई क्रिएट होती है,
जिस वजह से उन कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे जाता है। सेवन स्टेप है डेप्थ रिडक्शन एंड रिस्ट्रक्चरिंग। देखिए, इस तरह के डिसीजन कई कंपनियां लेती है जिस वजह से उस कंपनी के शेयर पर इम्पैक्ट होता है। मान लीजिए रिलायंस या फिर छोटी मोटी कंपनी है, अगर उसे बिजनेस एक्सपांड करना है अपना, तो वो उसे क्या जरूरत होती है, सबसे ज्यादा पैसे की, तो वो क्या करेगा, लोन लेगा। तो जब बिजनेस एक्सपांड हो जाता है उस कंपनी का, तो वो कंपनी क्या करती है, जब वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना, तो वो अपना डेप्थ क्लियर करती है, यानी अपना लोन अमाउंट धीरे धीरे कम करने की कोशिश करती है, यानी रीपेमेंट करती है। और दूसरा स्ट्रक्चर, रिस्ट्रक्चरिंग भी करने की कोशिश करती है, जिस वजह से इंटरेस्ट बर्डन कम होता है उस कंपनी का। मान लीजिए कोई कंपनी है जिस कंपनी का मार्केट कैप 100 करोड़ है और उस कंपनी पर 100 करोड़ का डेप्थ है, तो क्या आप उस पर इन्वेस्टमेंट करोगे? यानी वो ज्यादा डेप्थ वाली कंपनी है तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करोगे क्या? नहीं। उसी तरह मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है, ओके, लेकिन उस पर 10 करोड़ का सिर्फ डेप्थ है, तो आप क्या करोगे? ये थोड़ी कंपनी अच्छी है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो फ्यूचर में उस कंपनी का ग्रोथ हो सकती है, लेकिन जो फर्स्ट कंडीशन थी उसमें ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि गुड टाइम में ये सर्वाइव कर सकती है, लेकिन बैड टाइम में सर्वाइव कर पाएगी क्या? नहीं। तो जिस कंपनी पर डेप्थ कम होता है उसमें इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है और उन्हें लगता है कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो इस तरह से इन्वेस्टर उस कंपनी पे ट्रस्ट करते हैं, जिस वजह से उस कंपनी में डिमांड क्रिएट होती है और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि कम डेप्थ वाली कंपनी का बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग होता है। एग्जाम्पल के तौर पर जेडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, इन्होंने ना जब अपना लोन कम किया तो उन कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगा, क्योंकि मार्केट ने उन्हें फाइनेंशियली डिसिप्लिन माना। मान लीजिए ऐसी कोई कंपनी है जिस कंपनी पर ज़्यादा डेप्थ है, तो वो सबसे पहले अपना लोन चुकाने की कोशिश करती है, शेयर होल्डर को रिवॉर्ड नहीं देती है। स्टॉक मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट होने के बाद भी वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांटती है। पहले सबसे पहले वो अपना लोन खत्म करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता है अगर वो अपना डेप्थ कम करेगी और करते रहेगी, अगर फ्यूचर में उन्हें कंटिन्यूसली प्रॉफिट होते रहा, तो वो है ना अपने शेयर होल्डर को शेयर के फॉर्म में बड़ा रिवॉर्ड दे सकती है, यानी जिसे हम कैपिटल गेन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने टाटा पावर का नाम सुना है? तो टाटा पावर ने अपने डेप्थ रिडक्शन पे फोकस किया, उसके बाद उस कंपनी ने डिविडेंड देना स्टार्ट किया। पर आपने अदानी ग्रुप का नाम सुना है? अदानी ग्रुप की कुछ कंपनी अभी भी हेवीली लिवरेज पर है, यानी उन कंपनी पर बहुत ज़्यादा डेप्थ है, तो उनका पहला फोकस है रीपेमेंट पर। और देखना, वो कंपनियों ने अभी तक अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिए हैं। एक स्टेप है शेयर बायबैक अनाउंसमेंट एज अ सिग्नल। कई कंपनियां हैं जो इस तरह का डिसीजन लेते हैं, जिस वजह से उस कंपनी के शेयर पर इम्पैक्ट होता है, लेकिन ये जो स्टेप है ना, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। कुछ कंपनियां बायबैक को एक सिग्नल की तरह यूज करती हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो मार्केट को दिखाने की कोशिश करती है कि हमारा जो शेयर चल रहा है, जिस भी प्राइस पर चल रहा है, वो शेयर हमारा अंडर वैल्यू है अभी की सिचुएशन में। और इस तरह का डिसीजन फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी ही लेती है, और जिसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, उन्हें अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है, वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं, जिस वजह से जो इन्वेस्टर है ना, वो पॉजिटिव सिग्नल मानकर उस कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिस वजह से उस स्टॉक में डिमांड क्रिएट होती है और उसी वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। इससे लोगों का कॉन्फिडेंस और बढ़ता है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना जो स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको मोटिवेशन मिलना चाहिए। इस वजह से इस तरह के डिसीजन कंपनियां कभी कभी ले लेती है। नाइन स्टेप है मैनेजमेंट चेंज। कभी कभी सिर्फ एक मैनेजमेंट चेंज भी प्राइस पे इम्पैक्ट डाल देता है। देखिए,
जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले आप चेक करोगे वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। सेकेंड स्टेप चेक करोगे कि वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है, लेकिन उस कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है या फिर वीक है। अगर आपको पता चल गया कि स्ट्रांग है तो चांसेस है उस कंपनी की फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है। लेकिन आपको पता चल रहा है कि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है लेकिन उस कंपनी का मैनेजमेंट वीक है, तो उस कंपनी के स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में उस कंपनी का शेयर का प्राइस गिर सकता है। मान लीजिए रिलायंस जैसी कंपनी ने अनाउंस किया कि वो अपना मैनेजमेंट चेंज करना चाहती है और वो न्यू सीईओ अपॉइंट करना चाहती है। अगर वो सीईओ स्ट्रांग बैकग्राउंड से है तो मार्केट में एक पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, तो जिस वजह से इन्वेस्टर पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे। उस वजह से उस कंपनी के स्टॉक में डिमांड क्रिएट होगी और उस वजह से उस कंपनी का स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा। लेकिन मान लीजिए वो सीईओ कंट्रोवर्सी से भरा हुआ है, तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट जाएगा, जिस वजह से इन्वेस्टर नेगेटिव रिएक्ट करेंगे और उस कंपनी में सप्लाई क्रिएट होगी और उस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली नीचे जाएगा। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट चेंज होने की वजह से कंपनी का शेयर का प्राइस किस तरह से रिएक्ट करता है। वो अपसाइड मूवमेंट देता है या फिर डाउनसाइड मूवमेंट देता है। ये एग्जांपल टाटा ग्रुप का है। ये बात 2016 की है, जब टाटा ग्रुप ने न्यू चेयरमैन अपॉइंट किया था। उसका नाम था साइरस मिस्त्री, जो रतन टाटा के बाद आए थे। इनिशियली सब कुछ स्मूथ चल रहा था, कंपनी अच्छी चल रही थी, बट कुछ स्ट्रेटेजिक और विजन रिलेटेड डिसएग्रीमेंट के चलते साइरस मिस्त्री को कंपनी के पोजीशन से हटा दिया गया। ये डिसीजन बहुत बड़ा शॉक था, क्योंकि टाटा ग्रुप इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बिजनेस हाउस है। फिर इंटरिम पीरियड में रतन टाटा खुद वापस आए क्योंकि कंपनी अच्छे से चल सके। उसके बाद 2017 में कंपनी ने एक डिसीजन लिया। वो डिसीजन था टीसीएस का न्यू सीईओ अपॉइंट करना, और न्यू सीईओ का नाम था नटराजन चंद्रशेखरन। तो कुछ ही महीने के बाद टाटा ग्रुप ने नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया, और तब से लेकर आज तक जो नटराजन चंद्रशेखरन है ना, उन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई डिजिटल ग्लोबल डायरेक्शन दी, जैसे एयर इंडिया, रिवाइवल, टाटा न्यू सुपर ऐप और ईवी सेगमेंट में मेजर इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हमें एक क्लियर रिलेशन मिलता है। लीडरशिप चेंज सिर्फ एक पोजीशन शिफ्ट नहीं होती, बल्कि एक विजन शिफ्ट होता है। अगर राइट पर्सन राइट टाइम पर लीडरशिप संभाले तो कंपनी एक नया एरा में इंटर कर सकती है, जिस वजह से उस कंपनी का शेयर का प्राइस कंटिन्यूसली ऊपर जा सकता है। और आपको पता है टीसीएस आईटी सेक्टर की लीड कंपनी है।